आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सभी बातों से पलटी मार ली है। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने जितने यू टर्न लिए हैं शायद किसी ने लिया होगा। अरविंद केजरीवाल की आदत है कि वो जब फंसते हैं तो दूसरों पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो मुश्किल में फंस गए हैं। शीश महल पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। शीश महल में किस तरह से कानून का उल्लंघन किया गया और चोरी चुपके वहां क्या क्या किया गया, उसका खुलासा अब हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसलिए ही अरविंद केजरीवाल ने शीश महल की चाबी आतिशी को दिलवा दिया था कि अगर शीश महल पर से आपका कब्जा हटा तो उसके सारे राज बाहर ना आ जाएं। ऐसे में शीश महल के लिए आपके नेता बेचैन है, लेकिन शीश महल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे आपके नेता फंसते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को लगातार चौथे दिन खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान तो अरविंद केजरीवाल के पास सभी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन चुनाव के बाद वो अपनी सभी बातों से यू टर्न ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी की सफाई की भी बात की थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली अब तेजी से जहरीली गैस चैम्बर बनती जा रही है और इसके लिए आपकी आरोप प्रत्यारोप की प्रदूषित राजनीति जिम्मेवार है। पंजाब में पराली जलाने का क्या हुआ, जिसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण है। बायोडिकम्पोजर का क्या हुआ, पराली जलाना पहले से ही शुरू हो चुका है। दर्शकों, इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे शीश महल पर अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं और कैसे कोर्ट में खुल गई है आपकी पोल। इसके अलावा इस खबर में आपको कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सीएम की कुर्सी तो जा ही चुकी है, साथ ही अब वो शीश महल के मामले में घिरते जा रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे से दिल्ली के लोग हैरान हैं। दर्शकों, शीश महल दिल्ली की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। दर्शकों, जो लोग काम से नाम कमाने आए थे वो घोटाले और शीश महल को लेकर चर्चा में है। दर्शकों, आप और खुद आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आम आदमी को खास मकानों की क्या जरूरत है, लेकिन समय के साथ राजनीतिक चकाचौंध से चौंधियाते केजरीवाल ने बड़ा घर भी लिया और उस घर को अवैध रूप से और बड़ा कर लिया। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि शायद इतने छोटे घर में उनका गुजारा नहीं चलेगा, तभी तो 6 फ्लैग स्टॉप रोड को शीश महल बना दिया। आम आदमी पार्टी भले ही काम को लेकर चर्चा में आई, लेकिन अपने कारनामे को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। अब बीजेपी ने फिर से शीश महल पर खुलासे वाला बम फोड़ दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से 6 फ्लैग स्टॉप रोड पर स्थित शीश महल सुर्खियों में छाया हुआ है। पहले आतिशी को बंगला अलॉट नहीं किए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन अब बीजेपी ने शीश महल में किए गए निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम कमिश्नर अश्विनी कुमार को बंगले में अनाधिकृत निर्माण और विलय का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। आरोप है कि एमसीडी से अनुमति लिए बिना ही इसमें बदलाव किए गए। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन आवास में नगर निगम या दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की मंजूरी के बिना ही बदलाव किए हैं। कमिश्नर को लिखे पत्र में कपूर ने तत्काल दौरा करने का आग्रह किया और अनुरोध किया कि रिनोवेटेड बंगले को डीएमसी अधिनियम की धारा 343 और 344 के तहत बुक किया जाए और 345 ए के तहत सीलिंग नोटिस जारी किया जाए। टीओआई के रिपोर्ट के अनुसार कपूर ने दावा किया है कि एमपीडी 2021 के अनुसार सिविल लाइंस एक विरासत संरक्षण क्षेत्र है, जहां बिना पूर्व अनुमति के रिकंस्ट्रक्शन या संपत्तियों का एकीकरण नहीं किया जा सकता है। बीजेपी पदाधिकारियों ने आगे आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2020-21 में पीडब्ल्यूडी से अनुमति मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी सीबीसी को पत्र लिखकर रिनोवेशन कार्य में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। बता दें कि काफी समय से बीजेपी बंगले को शीश महल बताते हुए आरोप लगाती रही है कि इसका नवीनीकरण अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके कराया और नियमों का उल्लंघन किया।
दर्शकों, शीश महल के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। बड़े बंगले में रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया। केजरीवाल जो ये कहते थे कि नेताओं को बड़े घर और बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, वो अब बदल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम आतिशी और आपको बताना चाहिए कि गरीबों को उनके हाल पर छोड़कर इतने बड़े घर की जरूरत क्यों आन पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में फंस सकते हैं। राहुल गांधी हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद उन्हें कोर्ट से बुलावा आ जाता है। राहुल गांधी देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ देश की कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। दर्शकों, राहुल गांधी हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनके साथ साथ कांग्रेस भी मुश्किल में पड़ जाती है। एक बार तो राहुल गांधी सांसदी भी गंवा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी सांसदी वापस लौटी थी, लेकिन अब फिर से राहुल गांधी उसी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं। राहुल गांधी पर से केस का राहु हट ही नहीं रहा है। राहुल गांधी कहीं न कहीं कानूनी लफड़े में फंसते जा रहे हैं। राहुल गांधी को ये इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि वो अपरिपक्व राजनीति करते हैं और हल्की लोकप्रियता बटोरने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। राहुल गांधी फिर से यूपी के एक ऐसे ही मामले में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार इस मामले में कोर्ट का भी अनादर कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का चाबुक चला तो पेश भी हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराने पर मजबूर भी होना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देश की कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब 31 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई की तिथि फिक्स हुई है। विशेष कोर्ट में इस समय केस की जिरह शुरू हुई है। कोतवाली देहात के हनुमान नगर निवासी और बीजेपी नेता विनय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में 5 साल लंबी प्रक्रिया चली। राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के 2 मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश हुए। 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि थी, जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई। इसके बाद 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी मुकदमा बीजेपी नेता विनय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने प्रार्थना पत्र दिया कि उनका वादी अस्वस्थ है। कोर्ट ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई की डेट लगाया। वहीं 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने मुकदमे में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई। कहा गया कि इस बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकती, जिस पर कोर्ट ने 1 अक्टूबर की डेट लगाया। 1 अक्टूबर को भी बीजेपी नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई। तब कोर्ट ने 9 अक्टूबर को तिथि सुनवाई के लिए नियत की थी। 9 अक्टूबर को वादी से राहुल गांधी के अधिवक्ता ने तीखे सवाल किए। वादी ने यहां साक्ष्य भी पेश किया था। वहीं इससे पहले हाल ही में महाराष्ट्र की अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में उन्हें समन किया था। वहीं झारखंड में भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो खुद की वजह से राहुल गांधी कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसका खुलासा कोर्ट में हो गया है। आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं उसकी पोल खुल गई है। दर्शकों, दिल्ली की आप सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, जी हम दिल्ली के स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बदल कर रख देंगे, लेकिन दर्शकों आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में कई अस्पताल ऐसे हैं जिनका शिलान्यास तो हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार उद्घाटन नहीं कर पाए। दर्शकों, समझने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने दिल्ली के अस्पतालों की हालत बदल कर रख दी है, नए अस्पताल शुरू कर दिए, लेकिन सच ये है कि कई अस्पताल तो आज तक पूरे ही नहीं हो पाए।
सिर्फ सरकारी पैसा लगता रहा और सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ता रहा है और आपकी सरकार कहीं न कहीं घोटाला करने में मस्त रही, तभी तो अस्पतालों का काम पूरा नहीं हो पाया और आखिरकार कोर्ट को दखल देना पड़ा है। दरअसल कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिससे आम आदमी पार्टी घिर गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ आगामी सरकारी अस्पतालों के पूरा न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है कि निर्माण पर पैसा खर्च करने के बाद वे जीर्ण शीर्ण न हो जाएं या मुकदमेबाजी में फंस न जाएं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि कुछ परियोजनाएं लगभग 85% से अधिक पूरी हो चुकी हैं और इसमें देरी से खर्च बढ़ेगा। बेंच ने कहा कि संबंधित मंत्री को परियोजना को पूरा करने का रास्ता खोजना होगा। इसमें भारी पैसा लगाया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे से निपटने के लिए पहले ही एक समिति गठित की जा चुकी है। अदालत ने आगे अपनी टिप्पणी में कहा कि परियोजनाएं अव्यवस्थित थीं और फिलहाल अधूरी हैं। बेंच की ये टिप्पणी सरकारी अस्पतालों में देखभाल की कथित कमी को लेकर 2017 में शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले पर आई है। पहले मामले में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो राष्ट्रीय राजधानी में 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड अस्पतालों का निर्माण कर रही है। अदालत ने एम्स निदेशक को क्रिटिकल केयर में सुधार के संबंध में चिकित्सक डॉक्टर एस.के. सरीन के तहत एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था। अदालत ने दोहराया कि सरकार और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में एम्स निदेशक द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू किया जाए। अदालत ने टिप्पणी की कि मुख्य सचिव समेत शहर के वरिष्ठ अधिकारियों की एम्स निदेशक के साथ समीक्षा बैठक 8 नवंबर को होगी और सुनवाई 13 नवंबर को तय की गई है। दर्शकों, आपके नेता सिर्फ ग्राफिक्स से तैयार अस्पतालों को पोस्टर में चिपकाकर अपना फोटो साइड में लगाकर प्रचार करते रहे। जमीन पर दिल्ली के हाल दिन पर दिन बदहाल होते गए हैं। दर्शकों, बीजेपी की सरकार ने एक बार फिर राहुल गांधी को बड़ा झटका देने का प्लान बना लिया है। एक झटके से राहुल गांधी अब तक उभरे भी नहीं थे कि बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे राहुल गांधी की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार दलित माला जपते रहते हैं। वो हमेशा से ही कहते रहे हैं कि सरकार खास तौर पर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं। तमाम तरह के आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने राहुल को ऐसा जवाब दिया है कि राहुल खुद ही चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का हाल बेहाल है और वो सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है। महाराष्ट्र की सिंध सरकार ने राहुल गांधी को बता दिया कि अब वो कैसे भी करके राहुल को महाराष्ट्र से बिहार की माला पहनाकर ही विदा करेंगे। दरअसल हरियाणा में हैट्रिक के बाद से ही बीजेपी गदगद है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद फ्रंट फुट से खेल रही कांग्रेस अब बैक फुट पर है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी काफी जोश में थे। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कह दिया था कि अब वो प्रधानमंत्री बनने के एक कदम पीछे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनावी रिजल्ट ने कांग्रेस और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। हार के बाद राहुल गांधी के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र को लेकर भी बीजेपी ने वही दांव चल दिया है, जिससे भगवा दल को हरियाणा में जीत मिली है। ऐसे में अब राहुल गांधी महाराष्ट्र में हाथ मलते रह जाएंगे और बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। दर्शकों, महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच गठबंधन है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन का जोश आई था, मगर हरियाणा के नतीजों ने उनके जोश को थोड़ा ठंडा कर दिया है। सबसे अधिक टेंशन में तो कांग्रेस ही है। अब चुनाव से ठीक पहले एनडीए ने ऐसा दांव चला है जिसका जवाब ढूंढना राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने ओबीसी के हित में एक फैसला लिया।
फैसला ये था कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ओबीसी में गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए सालाना करने का अनुरोध करेगी। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मांग की है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने की जो मौजूदा सीमा 8 लाख है उसे 15 लाख कर दिया जाए। यहाँ बताना जरूरी है कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। ये प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। दर्शकों, हरियाणा में जिस तरह से गैर जाट पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई, महाराष्ट्र में भी पार्टी नॉन मराठा पॉलिटिक्स की राह पर बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह बीजेपी ओबीसी वोट बैंक के जरिए भगवा लहराने की कोशिश में है। दर्शकों, आप अब समझ लीजिए कि राहुल गांधी का जातिवाद वाला कार्ड भी फेल हो जाएगा और राहुल पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएंगे और कांग्रेस फिर से रसातल की ओर बढ़ने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।